गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए कंपलसरी है, जिसका नाम है आपबाउ नियम। आपबाउ नियम, ठीक। इसको हम आपबाउ रूल कहते हैं। आपबाउ रूल, आपबाउ नियम, ठीक। क्या है ये? क्लास 11th का टॉपिक है, मतलब क्लास 11th। और वैसे तो ये इम्पोर्टेंट हमारा 10th क्लास के लिए भी है, ठीक है। क्लास 11th और केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम यहाँ से समझने वाले हैं, ठीक। तो आपबाउ नियम मतलब पढ़ने से पहले, आपबाउ नियम जो है हमारा, ये पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मतलब करनी होगी। और जानकारी होगी तो हम आपबाउ नियम को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, मतलब याद कर पाएंगे और उसको सीख पाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले मतलब ये वाली आज की क्लास से पहले जो हमने क्लास पढ़ाई थी उसमें आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे, ठीक है। ऑर्बिटल्स पढ़ाए थे, उपकोष पढ़ाए थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी। तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं और समझने के बाद फिर हम आपको आपबाउ नियम बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु क्या है, मतलब परमाणु जो होता है उसको हम कैसे, किस प्रकार से कोष उपकोष में डिवाइड करते हैं, ठीक। जैसे ये परमाणु है हमारा और ये परमाणु का नाभिक है, ठीक। मतलब कोई भी परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है। और नाभिक के बाहर ये हमारी जो है बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं हैं, बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं। इन वृत्तीय कक्षाओं को आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं हम? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक। ये हमारी वृत्तीय कक्षाएं हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। समझ लेना, इनको हम क्या कहते हैं? कोष कहते हैं, या हम कह सकते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर। मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक। कोष को यानी कि सेल कहा जाता है और मुख्य ऊर्जा को एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल, ठीक। क्या कहते हैं? मुख्य ऊर्जा स्तर, या फिर हम कोष या फिर सेल कहते हैं, ठीक। समझ लेना, इसको अच्छी तरीके से समझना और यहीं से आपको आपबाउ जो नियम है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कोष हैं, इनको आपने देखा होगा, इन कोष को हम काय से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये आपने मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी होगी, ठीक। एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है वो के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू होता है, ठीक। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होता है। नंबर्स की बात करें तो जैसे पहला कोष है ये हमारा के हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये एम हो, एन, ओ, पी और एक ऐसे क्यू हो जाएगा, ठीक। ये कोष होते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और सातवां, ये 7 कोष होते हैं, ठीक। तो ये कोष हैं। अब इन्हीं कोषों में हमारे क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। उपकोष, अब इन्हीं कोष में उपकोष होते हैं और उपकोष को हम काय से प्रदर्शित करते हैं? एल से, ठीक। उपकोष को हम काय से प्रदर्शित करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एल से प्रदर्शित करते हैं। अब आप उपकोष होते हैं, अब उपकोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके एस, पी, डी और एफ, ये 4 उपकोष होते हैं, ठीक। तो पहले कोष के लिए आपकी संख्या जो होती है वो, मतलब पहले कोष में आपका एक उपकोष होता है, दूसरे कोष में आपके 2 उपकोष होते हैं, एस और पी। मतलब जो के वाला कोष है इसमें केवल एक एस उपकोष होगा। ये जो दूसरा है इसमें आपके 2 उपकोष होंगे। कौन से उपकोष होते हैं? 2 उपकोष होते हैं, एक एस होता है और एक पी होता है, ठीक। तीसरा वाला है, इसमें 3 उपकोष एस, पी और डी होते हैं। ऐसे इसमें एस, पी, डी और एफ होते हैं। फिर इसमें एस, पी, डी और एफ होते हैं, ठीक। एस, पी, डी, एफ
ये होते हैं। ठीक, ऐसे करके ये कोष होते हैं। अब कोष क्या होता है? कोष का मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। और उपकोष को हम सबसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसेल। उपकोष, या इसको हम कह सकते हैं उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर। ठीक, सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल कहते हैं इसको। ठीक, क्या कहते हैं? सब एनर्जी लेवल कहते हैं। यहाँ से आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि क्या होता है कि मतलब जो परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक के बाहर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इन वृत्तीय कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? कोष कहते हैं, या फिर हम सेल कह सकते हैं, या मुख्य ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू होती है यानी कि KLMNOPQ। या फिर हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7 हो सकती है। अधिकतम संख्या 7 हो सकती है, अगर देखा जाए तो 8 भी हो सकती है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो 118 तत्व हैं, 118 तत्वों में केवल और केवल 7 आवर्त हैं, तो कोषों की संख्या भी अभी तक 7 है। अगर इसके आगे की कोई भी तत्व खोजा जाता है और अगला आवर्त बनता है तो इसकी संख्या 8 भी हो सकती है, लेकिन अभी तक केवल 7 है, तो हम केवल 7 तक पढ़ेंगे। और इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं को काय में डिवाइड किया गया, मतलब जो वृत्तीय कक्षाएं हैं इन्हें हम कोष कहते हैं। और कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं? उपकोष पाए जाते हैं। जैसे एक हम पूरे मकान की बात करते हैं, ठीक है, पूरे मकान की बात करते हैं, तो ये पूरा क्या है? हमारा मकान हो गया। इस मकान के अंदर क्या होते हैं? मतलब रूम, कमरे होते हैं। क्या होते हैं? कमरे होते हैं। ठीक, इन कमरों के अंदर कोई ना कोई एक मतलब ऐसा एक छोटा बना होता है, मतलब कमरे बनते हैं तभी मकान बनता है। तो उसी तरीके से आपके जो वृत्तीय कक्षाएं हैं, पूरा परमाणु है वो कोष, उपकोष और कक्षकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसी मकान में मान लिया आपका पूरा परमाणु हो गया, कमरे आपकी वृत्तीय कक्षाएं हो गई, और कमरे के अंदर मतलब कोई एक स्टोर रूम छोटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, एक छोटा स्टोर रूम टाइप का मान लीजिए जिसमें सामान भरा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अब ये तो आपका हो गया कोष, ये क्या हो गया? कोष, जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक, रूम, कमरे का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सब सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब सेल हो जाएगा। और स्टोर रूम का मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल हो जाएगा, यानी कि कक्षक हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गए उपकोष की बात समझ में आ गई, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं और उप ऊर्जा स्तर होता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका कक्षक। क्या आता है? कक्षक। और कक्षक को हम कहते हैं ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, इस ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं? काय से प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो आपने देखी होगी, वो काय को बताती है? कक्षकों की संख्या को बताती है। किसको बताती है? कक्षकों की संख्या को बताती है। और इसका मान जो होता है वो -L से +L तक होता है, 0 सहित। ठीक है, तो अगर हम L की बात करें तो L बराबर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा? S कक्षक होता है। अगर L बराबर मतलब L का मान 0, ये प्रदर्शित हम इसको M से करते हैं, लेकिन L की बात कर रहे हैं, तो L का मान अगर 1 है तो आपका P कक्षक होगा, अगर 2 है तो आपका D कक्षक होगा, अगर 3 है तो आपका F कक्षक होगा। ठीक, कक्षक भी आपके SP, D और F होते हैं। तो अगर हम पहले कक्षक S उपकोष की बात करते हैं तो S उपकोष जो होता है वो केवल एक कक्षक होता है, यानी कि हम S की बात करें तो S कक्षक है। इस S कक्षक में केवल और केवल एक, मतलब S उपकोष जो होता है, ये उपकोष की हम बात कर रहे हैं, ये आपका उपकोष है और ये आपका कक्षक है। ठीक, तो एक S उपकोष में केवल और केवल एक S कक्षक होता है। एक P उपकोष में, P उपकोष जो होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से होंगे? 3 कक्षक होते हैं। मतलब P कक्षक जो होते हैं, एक P उपकोष में 3 P कक्षक होते हैं। आपने पढ़ा होगा, पीछे हमने आपको पढ़ाया था PX, PY और PZ ऐसा करके। ऐसे ही D कक्षक जो होते हैं इसमें 5 मतलब ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं D उपकोष में। ठीक है, और आपका जो F उपकोष होता है, इस F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ठीक, कितने कक्षक होंगे? 7 कक्षक होते हैं।
1 2 3 4 5 6 और एक 7, मतलब टोटल 7 कक्षक होते हैं। ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, डी एफ कोष जो होता है वो इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये अभी रफली बना है, मतलब ये बराबर होंगे। ऑर्बिटल की बात करें, मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास मान के चलिए। ये पीछे आपको जब क्वांटम नंबर्स हमने पढ़ाए थे, मतलब मुख्य क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, द्विगंशीय क्वांटम संख्याएं और स्पिन क्वांटम संख्याएं, जो चारों क्वांटम संख्याएं थी, मतलब क्वांटम नंबर्स थे, उनको हमने पढ़ाया था और उनमें ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो उसी के कारण ही मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया है। अगर ये चीज़ों की जानकारी आपको है तो आपबाउ नियम को पढ़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़ा आसानी से ये रूल मतलब हम पढ़ सकते हैं, बड़ा आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, यानी कि आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप हमारी पिछली क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो पिछली क्लास जो होते हैं वो आप उसमें देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा क्वांटम नंबर्स की, तो वहाँ से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं ऑप्बाउ नियम की, और ऑप्बाउ नियम हमारा क्या है देखते हैं, ठीक है। ऑप्बाउ नियम जो है वो हमारा क्या है देखते हैं। ऑप्बाउ नियम जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है। ऑप्बाउ जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। मतलब जो जर्मन भाषा है, इस जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है रचना करना। क्या होता है? रचना करना, या हम कह सकते हैं निर्माण करना। क्या कह सकते हैं? निर्माण करना, ठीक। रचना करना या फिर निर्माण करना, ठीक। ऑप्बाउ नियम यानी कि जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रचना करना या फिर निर्माण करना। ये सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्बाउ प्रिंसिपल इसको कहते हैं। ऑप्बाउ नियम को रूल भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्बाउ प्रिंसिपल इसको हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है, ठीक है। क्या है? सिद्धांत है, और सिद्धांत को मतलब प्रिंसिपल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? रचना करना या फिर निर्माण करना, ठीक है। और रचना करना, निर्माण करना का मतलब क्या हुआ है कि परमाणु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। परमाणु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किसमें? वृत्तीय कक्षाओं में। तो परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। कौन से क्रम में भरे जाते हैं? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जब उनको हम भरते हैं, तो वही इसका क्या है? ऑप्बाउ नियम है। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका निर्माण होता है रचना करना, या जिसका मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के उपकोष होते हैं, तो उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। तो इसका अगर हम लिखेंगे मतलब क्या हो जाएगा कि जो परमाणु होते हैं, यानी कि परमाणुओं के उपकोषों में, परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, ठीक। परमाणु की ऊर्जा क्रम में बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं या प्रवेश भरे जाते हैं। यहाँ पे प्रवेश करते हैं लिख लो तो ज़्यादा, में प्रवेश करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु में उपकोष होंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि उपकोष जो होते हैं उसमें भरे जाते हैं। तो परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं?
आपबाउ सिद्धांत कहते हैं या आपबाउ नियम कहते हैं, ठीक है। आपबाउ सिद्धांत कह सकते हैं, इसको आपबाउ नियम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नियम रहेगा, क्या होता है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक। अब वो प्रवेश कैसे करते हैं, ठीक, अभी हम आपको बताएंगे एक चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और उसको फिर हम चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये आपबाउ प्रिंसिपल जो होता है वो किस तरीके से इसमें प्रवेश करते हैं देखिएगा। जैसे हमारा सबसे पहले आता है 1s, ठीक। फिर ऐसे हम लिखेंगे 2s और 2p, फिर लिखेंगे 3s और 3p, फिर 3d, ठीक। फिर लिखेंगे हम 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक। ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 5s और 5p, 5d और 5f, फिर लिखेंगे 6s, फिर 6p, फिर 6d, फिर लिखेंगे 7s, फिर लिखेंगे 7p, ठीक। यहाँ तक हम लिखते हैं क्योंकि हमारे 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरीके से इधर से हम चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक। इस तरीके से चलेंगे, देखिएगा। तो पहले आपका 1s आएगा, ठीक, फिर 2s आएगा, फिर आपका 2p आएगा, ठीक, फिर आपका 3s 3p आता है। इस तरीके से हम चलते हैं, ठीक है। ये रहेगा, लाइनें जो हैं वो तिरछी नहीं होंगी, ठीक है, देख लीजिएगा। इस तरीके से चार्ट ये बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि बीच से, यानी कि हम जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, तो यहाँ से जो है हम वास्तविकता में खाली लौटेंगे। खाली लौटने के बाद फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। ऐसे मान के चलिए, ऐसे ही ये खाली चला जाएगा हमारा। तो खाली चला जाएगा तो यहाँ से हम फिर से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये खाली जाएगा। फिर हम यहाँ से, ठीक, यहाँ से चले जाएगा। फिर यहाँ से हम जाएंगे, ये ठीक है, ये यहाँ से जाएगा। फिर हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से जाएंगे, ये आपबाउ प्रिंसिपल है। इसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, और इस बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। आई होप कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है, पूरी बात, ठीक। ये यहाँ से ये जो है वो हम चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस साइड से चलेंगे। इसको बना लीजिएगा, ये आपबाउ नियम है। बहुत आसानी से हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। ये परमाणु जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन इसकी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में भरे जाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहले देखिए कौन सा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आया है, 1s आया है। तो हम यहाँ पे 1s लिख लेंगे।
फिर हमारा देखिए यहाँ से हम वापस आएंगे, फिर क्या आएगा हमारा 2s आता है, फिर 2s लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ से वापस आएंगे तो 2p आता है हमारा, 2p लिख लिया। फिर 3s आता है, 3s लिख लिया। फिर आपका 3p आता है, 3p लिख लिया। फिर 4s आता है, 4s लिख लिया। ठीक, फिर 4s के देखो यहाँ पर वापस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3d आएगा। 3d के बाद आपका 4p आता है, क्या आता है 4p आता है। 4p के बाद आपका 5s आता है। ठीक, 5s के बाद देखिए यहाँ पे आप चलेंगे तो 4d आएगा। 4d के बाद आपका आता है 5p आता है, 5p आता है। 5p के बाद आपका 6s आता है। 6s के बाद देखिए आपका 4f आता है। 4f के बाद आपका 5d आता है। 5d के बाद 6p आता है। 6p के बाद आपका 7s आता है। और 7s के बाद आपका 5f आता है। और 5f के बाद आपका 6d आता है। फिर आपका 7p आता है। ठीक, यहाँ तक के आते हैं। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अब बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या है, इसका ये चिन्ह लगा देंगे हम यहाँ पे। तो इस क्रम में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, मतलब ये क्रम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। ठीक है, मतलब यहाँ पे लग जाएगा ये, ठीक, और ये यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद ये संख्या आ जाएगी। ठीक, तो ये क्रम रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगा, यहाँ पे देखिए आपको 3-4 चीज़ें दिख रही हैं, एस पी डी और एफ दिख रहा है। ठीक, संख्याओं से हमें संख्याएं जो हैं, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं एस पी डी और एफ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक की ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये 7 मतलब 1 to 7 तक का जो आपका है, ये क्या बताती है, आपकी कोष की संख्या को बताती है। किसको बताती है, कोष की बताती है, मतलब कोष को बताती है। और इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आपका एस पी डी और एफ है, ये आपका क्या है, उपकोष है। क्या है, उपकोष है। उपकोष की संख्या को बताती है और उपकोष में ही हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी अफबाऊ सिद्धांत की जो परिभाषा थी वो भी हमारी क्या थी कि उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो जो एस कक्षक है, इस एस कक्षक में आपके 2 रहेंगे, चाहे वो 7s हो, चाहे वो 5s हो, चाहे वो 3s हो, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 4s हो, मतलब कोई सा भी s हो। s में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ठीक है, p वाले में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d वाले में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और f वाले में हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ पे ये जो संख्या लिखी हुई है, ये जो संख्या लिखी है, इस संख्या से हम ज़्यादा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, कम चाहे वहाँ पे कितने भी हों, लेकिन ज़्यादा इस ये जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या से ज़्यादा हम उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाएंगे। जैसे मान लिया अगर S है, S में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम भरेंगे 2 ही। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आगे चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट कोष में चला जाएगा या नेक्स्ट वाले उपकोष में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 1s है, तो 1s में अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1s में हम 2 ही भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो आपका 2s में चला जाएगा। या फिर हमारा 2s है, मतलब हमें 2s में इलेक्ट्रॉन भरने, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2s में हम 2 ही भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपका 2p में चला जाएगा। मतलब कोई सा भी कोष हो, s में अगर हम 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, कम चाहे भले ही कितने भी हों। कम करने कितने का मतलब क्या है कि s में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भरे जाते हैं, लेकिन अगर 1 है तो हम 1 को भर सकते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 6 की जगह पर हम 7 नहीं भर सकते हैं। 6 की जगह पर आपका 1 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कहने का मतलब इस संख्या जो दी है, इस संख्या से आपके ज़्यादा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कम चाहे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा हम 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रख सकते हैं। तो इस संख्या को ध्यान में रखिएगा। इसी के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, 4-5 एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटे से, मतलब हम बड़ा मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। हम इसी क्रम में, मतलब ये क्रम है, इस क्रम में हम लिखते हैं। इस क्रम को हमने इस तरीके से भी लिख लिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो देखिए पहले में क्या करते हैं हम,
1s लिखा है, क्या लिखा है 1s लिखा है। तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s है, हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमें क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1s 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम जो होता है वो हमारा 2 होता है, और हीलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s, मतलब पहले हमारा 1s आता है तो 1s लिख लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s में भरे जाते हैं तो हमारे पास 2 हैं, दोनों भर देंगे हम। ऐसे ही हमारा लिथियम है, तो लिथियम का देखिए 3 होता है। अब देखिए 3 होता है लेकिन s में 1s है, पहले क्या आएगा आपका 1s आएगा, तो 1s में हम क्या करते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन रख पाए, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है, वो कहाँ चला जाएगा, 1s के बाद क्या आता है आपका 2s आता है, तो 2s में हम भर देंगे, यहाँ पे 2s लिखेंगे, और वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो बचा था वो भर जाएगा। ठीक, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस क्रम में हम आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब करेंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इससे कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो आगे वाले कोर्स में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे अगर हमने मान लिया लिथियम के बाद हमारा, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम है हमारा 11 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका हम करके बताते हैं आपको। तो देखिए पहले हम, अगर बहुत आज सिंपल वे में, अगर आपको कतई कुछ भी नहीं आता है, मतलब आप ये मान के चलिए केमिस्ट्री में आप 0 हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कतई करने नहीं आते हैं, तो आप सबसे पहले ये संख्या लिख लीजिए, मतलब इस तरीके से ये संख्या लिख लीजिए। ठीक, क्या लिख ली हमने 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ठीक, इस तरीके से मान लिया हमने संख्या लिख ली। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमें पता है सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक। अब यहाँ से देखिए 1s है, s में हमें कितने भरने, 2 भरने, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक, फिर आया हमारे पास 2s, s में हम 2 भरते हैं, 2 भर दिया। ठीक, फिर आया हमारे पास p में हम कितने भरते हैं, 6 भरते हैं, 6 भर दिया। s में हम फिर से 2 भरते हैं, 2 भर दिया। ठीक, अब हम गिन लेते हैं, पहले हमारे पास हो कितने गए। देखिए 2 और 2 4 और 6 कितना हुआ 10 और 2 12, लेकिन होता कितना है 11, यानी कि हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर गए। तो क्या करेंगे, हमारे पास देखिए 10 हो गए, 2 और 2 4 6 10 हो गए, एक बचा है, तो एस में हम क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, बस 11 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में आपका ये ट्रिक है, मतलब अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम मतलब कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का हमारा क्या होता है 20 होता है, कैल्शियम का 20 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हमको नहीं पता है कि हमें कैसे करना है, तो देख लीजिए पहले नंबर लिख लीजिए 1s, फिर 1s के बाद 2s आता है, फिर 2s के बाद 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है। क्या आता है 3p आता है। ठीक है, और 3p के बाद आपका क्या आता है 3p के बाद आपका 4s आता है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, अब देखते हैं s में हम 2 भरते हैं, हमने यहाँ पे 2 भर दिया, p में s में 2 भरते हैं 2 भर दिया, p में 6 भरते हैं 6 भर दिया, s में 2 भरते हैं 2 भर दिया, p में 6 भरते हैं 6 भर दिया, s में 2 भरते हैं 2 भर दिया। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ठीक, 20 हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 भर गए। ठीक, तो इस तरीके से हम सिंपल वे में, बहुत ईजी वे में हम आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग सभी, मतलब परमाणु क्रमांक 1 से लेकर और 118 तक के तत्वों का आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल वे में आप पहले ये संख्याएं लिख लीजिए और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन उनमें भरते चले जाइए। ये संख्या को ध्यान में रखिए कि मतलब और काउंट करते रहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया ट्रिक है मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की। ठीक है, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे आसानी वे में, और सिंपल वे में आप बिल्कुल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसके बाद मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जो आपबाऊ के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं आपबाऊ का अपवाद कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे अपवाद कहते हैं। और वो अपवाद हम आपको बता सकते हैं, मतलब ठीक है कौन कौन से अपवाद हैं वो हम बता देते हैं। इस संख्या को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम अपवाद बताए दे रहे हैं, 2-3 अपवाद हैं, मतलब वैसे तो बहुत हैं लेकिन हम यहाँ पे 2-3 की ही बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास में केवल आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में अपवाद ज़्यादा हैं, वो आपको मिलेगा। फिलहाल तो देखिए
एक परमाणु क्रमांक 24 जिसको हम तत्व का नाम है क्रोमियम, ठीक। एक परमाणु क्रमांक 29 तत्व का नाम है कॉपर, ठीक। एक परमाणु क्रमांक आपका 46 तत्व है आपका पैलेडियम। एक परमाणु क्रमांक 47 जिसका तत्व का नाम है आपका सिल्वर, ठीक। ये आपके अपवाद हैं जो आपबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस नियम के अकॉर्डिंग, हमारा जो नियम है इस नियम के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। जैसे हमारा क्या है 1s है, ठीक है, 2s है, इस संख्या के अकॉर्डिंग लिखते हैं, 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, फिर 3d है, ठीक। यहाँ तक हम लिखते हैं। देखिए s में हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 भर दिए, 2 भर दिए, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2 और d में हम 10 भरते हैं। लेकिन हमारे पास 10 बचेंगे नहीं, 24 होते हैं तो 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब 20 हो गए, बचे कितने 4, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जो आपका आपबाउ सिद्धांत है या फिर हम कह सकते हैं आपबाउ नियम है, इस नियम के अनुसार मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ये क्रोमियम जो होता है वो आपबाउ के नियम का पालन नहीं करता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये अपने कोष मतलब जो डी वाला कोष है इसको आधा पूर्ण करने की कोशिश करता है, ठीक है, आधा पूर्ण करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, मतलब जो s वाला होता है y कोष जो 4s1 होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है d के पास में चला जाता है, तभी d5 हो जाता है और ये इसका जो होता है वो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक। तो ये 24 वाला अपवाद है, इसे हम क्या कहेंगे, अपवाद कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये आपके अपवाद हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक 24 और 29 वाले ये आपबाउ नियम का पालन करते नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। इस कारण मतलब इनका ये अपवाद है, इस कारण ये आपबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब इस चीज़ का। तो इनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमको करना है, ठीक। ऐसे ही मतलब 29 वाला है, करेंगे हम। पहले देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, ठीक। नियम भरते हैं। देखिए 2, 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2 और d में 10। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, लेकिन है 29, यानी कि यहाँ पे 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब ये आपबाउ नियम के अकॉर्डिंग है, इसलिए क्या है, गलत है, क्योंकि ये आपबाउ नियम का पालन नहीं करता है। तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, मतलब यहाँ पे भी 4s है तो s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और s से मतलब 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा, तभी d के पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे और ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप अब हम करते हैं पैलेडियम का। नंबर हम ऐसे लिख लेते हैं, 40 का करेंगे, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर आपका 3d, फिर 4p, ठीक। 4p के बाद देखिए क्या आएगा, आपका 5s आता है, 5s के बाद आपका 4d आता है, ठीक। यहाँ पे 4d आता है, फिर 4d के बाद आपका 5p आता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, कैसे भरेंगे, s में 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2 और d में 10, ठीक। देखिए 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30 और 6 36 और 2 38, 38 और 10 48, ज़्यादा हो गए। यहाँ पे कितने होंगे, 8 होते हैं, कितने होंगे, 8, ठीक। 40 हो जाएंगे, 10 और 10 20, 10 30, 30 6 36, 2 38, 38 और 8 46 हो जाएंगे, ठीक है। तो 46 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए।
लेकिन ये क्या है, आपबाउ नियम के अकॉर्डिंग है, तो आपबाउ नियम का पालन ये करता नहीं है, इसलिए आपबाउ के नियम के हिसाब से इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होता है। ये खुद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है, तो यहाँ पे इनको हम अपवाद कह सकते हैं, इसको हम महापवाद कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, देखिए 1s2 सेम रहता है, लास्ट वाले में चेंज हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s यहाँ पे है, तो 5s जो होता है वो आपका 0 हो जाएगा, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 4d में आपकी 8 की जगह पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि 4d 10 हो जाता है, यानी कि 4d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 5s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये इसका रहेगा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। ये पैलेडियम का होता है, 46 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, इसके बाद हम 47 का करते हैं। 47 वाला इसकी तरह सेम रहेगा, तो 47 का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d यहाँ पे होता है 9। 4d कितना होता है, 9 होता है। लेकिन सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या होगा, ये तो रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, रूल के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए ये गलत है। आपबाउ नियम के हिसाब से ये है, लेकिन इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होगा, सेम रहेगा और लास्ट में चेंज होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s 1 और 4d क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक, 5s 1 हो जाएगा और 4d 10 हो जाएगा। ये इनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। इसके अब बाद हैं ये ध्यान रखने हैं, और 11th क्लास के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपके यही पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिए होंगे। ठीक, और वो आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप आपबाउ नियम के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। ये बनेंगे आपबाउ नियम के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन लास्ट वाले कोष में ये क्या करते हैं, अपने वाई कोष से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, मतलब ऊर्जा स्तर से चले जाते हैं और वहाँ पे ये रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आई होप कि आप सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए होंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारी क्लास को दोबारा देख सकते हैं, या कोई समस्या हो सकती है तो आप कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसका आपका सलूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर से आप मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।